हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम फैक्ट एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं केमिकल साइंसेस के लिए। फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस फैक्ट का क्वेश्चन पेपर है। किसका? फैक्ट का। फैक्ट प्लस का भी हम डिस्कस करेंगे, पहले फैक्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ छोटी छोटी डिटेल्स बताऊंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपके आगे आने वाले फैक्ट मतलब 2024 फैक्ट एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको आंसर की तो ऑलरेडी नज़र आ रही है, आपको आंसर्स ऑलरेडी मिल गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो एडिशनल चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है और क्या चीज़ें ऐड करी जा सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। इसके अलावा 2024 अगर आप केमिकल साइंसेस से देने वाले हैं फैक्ट का एग्जामिनेशन या फैक्ट प्लस का एग्जामिनेशन, तो आप हमारी रैपिड प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड प्रिपरेशन क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये जो रैपिड प्रिपरेशन क्लासेस है, पहले सिर्फ और सिर्फ ये एमसीक्यूज का होने वाला था, मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स आपको मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। बट आप सभी के लिए हमने बहुत ही लिमिटेड डेज बचे हैं, इस वजह से एमसीक्यू कोर्स के फी में पूरे के पूरे कोर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जितने भी दिन अब बचे हुए हैं 10 डेज को यूटिलाइज कीजिए बहुत ही इफेक्टिव वे में। और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा लास्ट मोमेंट रिवीजन प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है और इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के भी आप फैक्ट का एग्जाम इन 10 दिनों में भी क्लियर कर सकते हैं। आप हमारी रैपिड प्रिपरेशन क्लासेस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब हो गई है। अब बहुत ध्यान देना है आपको पेपर पे और क्वेश्चंस के डिस्कशन पे। ठीक है, आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि फर्स्ट 50 क्वेश्चन तो सेक्शन ए के हैं, कॉमन है सबके, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, लेड इन पेट्रोलियम इज डिटेक्टेड बाय। देखो ये पेट्रोलियम का क्वेश्चन है। ठीक है, पेट्रोलियम का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो पेट्रोलियम में लेड होता है उसको कौन से मेथड के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जीसीएमएस के थ्रू मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, NAA मतलब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, NAA। अब मैंने इनका फुल फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी कई सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे या देखने को मिले हैं जिसमें सिंपल से इंस्ट्रूमेंटल मेथड का भी आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है। आप ये याद रख लो कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, इससे हम क्या करते हैं, ट्रेस एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो जो छोटा सा छोटा अमाउंट भी अगर कुछ प्रेजेंट है, सो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से। अब ये जो लेड है वो पेट्रोलियम में क्यों प्रेजेंट है? क्या ये कोई अडल्ट्रेशन का हिस्सा है या कोई अडल्ट्रेंट है? तो नहीं, ये कोई अडल्ट्रेंट नहीं है, या अडल्ट्रेशन की वजह से नहीं है। आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम में लेड का कंटामिनेशन होता है। पेट्रोलियम में लेड का कंटामिनेशन होता है। अब ये जो कंटामिनेशन है लेड का, और कौन कौन सी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा? तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेंट्स में आपको लेड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टॉयज में लेड मिलेगा। इसके अलावा आपको पेट्रोलियम में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम के टेस्ट को पॉजिटिव शो करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेट्रोलियम में तो एज अ अडल्ट्रेंट लेड मिल रहा है, लेकिन हम डेलिबरेटली जानबूझ के गैसोलीन में लेड ऐड करते हैं। क्या करते हैं? गैसोलीन में लेड ऐड करते हैं। कौन से फॉर्म का लेड ऐड करते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर दूं, क्योंकि फिर जो भी मैं अभी इसमें राइटिंग्स करूंगी वो एज इट इज़ रहने दूंगी, सो दैट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख रही हूँ आप उसको एज इट इज़ डाउनलोड कर सके। ठीक है, सो ये टेट्रा इथाइल लेड ऐड करी जाती है। क्यों ऐड करी जाती है? टू इम्प्रूव द इंजन परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द इंजन
परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम एल्कलॉइड इज यूज्ड इन कफ सिरप? कफ सिरप में कौन सा ओपियम एल्कलॉइड यूज किया जाता है? सो नार्कोटाइन, मॉर्फिन, कोडीन एंड थियोबिन। सो ये चारों के चारों ही क्या है? ये चारों के चारों ही ओपियम एल्कलॉइड है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चारों ही ओपियम के एल्कलॉइड है, मतलब ओपियम से ही डिराइव करे जाते हैं। लेकिन कफ सिरप में आप देखोगे कोडीन का इस्तेमाल होता है। कफ सिरप में हम कोडीन का इस्तेमाल देखते हैं और ये क्या करता है? ये कफ को सप्रेस करने का काम करता है। कोडीन क्या करता है? कफ को सप्रेस करेगा कैसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कफ सेप्रेसेंट होता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। एनाल्जेसिक का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो पेन रिलीव देते हैं या पेन को किल करने का काम करते हैं। यूजुअली हम इनको पेन किलर्स बोलते हैं। तो जो कोडीन होता है वो कफ को सप्रेस करता है। इस वजह से कफ सिरप में बहुत कम अमाउंट ऑफ कोडीन आपको मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? ये इफेक्ट करके कफ का प्रोडक्शन रोकता है। ये एक तरीके का एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर भी है। ठीक है, और इसी वजह से कफिंग रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है कोडीन। इस वजह से कफिंग रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से कफ सिरप में यूज किया जाते हैं। अब ये जो नाकोटीन है, मॉर्फिन है, थियोबिन है, ये भी ओपियम के एल्कलॉइड है। बट ये क्यों नहीं यूज करते हम? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंसी के होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लाइक डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा अडिक्टिव होते हैं। एडिक्टिव मतलब एडिक्शन हो जाता है। कोडीन का भी एडिक्शन होता है बट बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि कफ सिरप में यूज किया जा रहा है तो एज सच एडिक्टिव नहीं होता। बट बाकी जो ओपियम के एल्कोलॉइड्स है वो हाईली एडिक्टिव होते हैं। बट आप देखना कफ सिरप को भी अब्यूज किया जाने लग गया था क्योंकि कफ सिरप में कोडीन प्रेजेंट होता था। बहुत सारे ऐसे लोग जो कफ सिरप के कोडीन को कंज्यूम कर रहे थे वो उससे एडिक्टेड हो गए एंड देन फिर वो उसे अब्यूज करने लग गए। ठीक है, सो इस वजह से अब कोडीन वाले कफ सिरप भी अवेलेबल नहीं होते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज नॉट सूटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ। जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या है? एक तरीके का डिटेक्टर है जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में यूज किया जाता है। अभी जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है? तो आपको आंसर दिख रहा है आईआर फोटोन्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज हम इसे नहीं कर सकते। जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है आपको ये याद रखना है। देखो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है कि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो यूवी फोटॉन्स के लिए भी सूटेबल है, फ्लोरेसेंस के लिए भी सूटेबल है, विजिबल फोटॉन्स के लिए भी सूटेबल है। तो यूवी, विजिबल और फ्लोरेसेंस इन सभी को डिटेक्ट करने का काम करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, या इसे हम शॉर्ट में पीएमटीज कहते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो आईआर फोटॉन्स के लिए क्या यूज करेंगे हम? ठीक है, क्वेश्चन तो यही पे बनता है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जाए कि आईआर जो रेडिएशंस है या आईआर फोटॉन्स है उनको डिटेक्टर कौन सा यूज करते हैं उनके लिए हम। ठीक है, तो कुछ डिटेक्टर्स में यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देती हूँ, जैसे कि थर्मल आईआर डिटेक्टर, थर्मल आईआर डिटेक्टर में आप आईआर फोटॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर के अलावा क्वांटम डिटेक्टर, ठीक है, इसके साथ ही साथ आईआर कैमरास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज अल्कोहल बाय वॉल्यूम। अल्कोहल बाय वॉल्यूम को ABV के नाम से भी जाना जाता है या ABV के नाम से भी एब्रीविएट हम करते हैं। अभी जो प्रूफ स्पिरिट है, जिसमें प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूफ एक ऐसा वर्ड है जो हम डिनोट करते हैं अल्कोहल कंटेंट कितना है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में। अल्कोहल कंटेंट इन अ लिक्विड।
सो अल्कोहल कंटेंट पता करने के लिए, किसी लिक्विड में अल्कोहल कंटेंट का पता करने के लिए प्रूफ हम यूज करते हैं, वर्ड प्रूफ यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके जो सोल्यूशन, जो क्वेश्चन है कि प्रूफ स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रूफ स्पिरिट हम किसको कहते हैं, जो 100% 100 प्रूफ हो। 100 प्रूफ के मतलब 100 प्रूफ हम तब बोलेंगे जब अल्कोहल बाय वॉल्यूम कंटेंट होता है 57 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 57.15 के अराउंड। तो यहाँ पे 57 पॉइंट लिखा है, तो इसे हम 100 प्रूफ कहेंगे। अगर लिक्विड में 57.15% एल्कोहल मिक्स है, किसी भी लिक्विड में 57.15% एल्कोहल है, 57% एल्कोहल मिक्सड है, तो हम उसे 100 प्रूफ बोलेंगे। प्रूफ एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी लिक्विड में एल्कोहल का कंटेंट पता करते हो। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये यूएस के स्टैंडर्ड से अलग है, ये यूके का स्टैंडर्ड है। यूएस का स्टैंडर्ड क्या है, यूएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 50%, ठीक है। 50% अगर अल्कोहल कंटेंट है तब हम इसे 100 प्रूफ बोलेंगे। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटीडोट्स इन द केस ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग। मेथनॉल पॉइजनिंग के केस में कौन कौन से जो फॉलोइंग ऑप्शन है उसमें से एंटीडोट यूज किया जाता है। देखो, तो फोमेपाइजोल तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस एंटीडोट है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोक्सीकोबालामाइन भी यूज किया जाता है। तो हाइड्रोक्सीकोबालामाइन भी गलत आंसर नहीं है, ये दोनों एज अ एंटीडोट यूज करे जाते हैं मेथनॉल पॉइजनिंग में। इसके अलावा एथेनॉल को भी मेथनॉल पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट यूज करते हैं हम। अब ये जो फेमीपेइजोल है या जो हाइड्रोक्सीकोबालामाइन है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो आपका मेथनॉल है, आपके मेथनॉल को मेटाबोलाइज होने नहीं देते। मेटाबॉलिज्म क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब मेटाबोलाइज इनहिबिट कर दिया मतलब मेटाबोलाइज होने नहीं दे रहे हैं, तो मेथनॉल से उसके टॉक्सिक सब्सटेंस अब नहीं बनेंगे, मेटाबॉलिज्म रुक गया है, इस वजह से टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। अब इसका जो मेटाबॉलिज्म हो वो कैसा है, मेथनॉल क्या बनाती है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि और टॉक्सिक है। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगी, फॉर्मिक एसिड, जो कि हाईली टॉक्सिक होती है, जान भी जा सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कंप्लीट विजन का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, तो कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ही यूज होगा, बट फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स यूज होते हैं फॉर्मिक एसिड क्रिएट करने के लिए। तो अब मेथनॉल ना तो फॉर्मेल्डिहाइड बना पाएगा ना तो फॉर्मिक एसिड बना पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीडोट, इसी वजह से उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। वॉल स्क्रैपिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट एड रेमेडी इन पॉइजनिंग बाय सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो वॉल स्क्रैपिंग है एज अ फर्स्ट एड यूज करते हैं, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब सभी की सभी वॉल स्क्रैपिंग्स यूज नहीं हो सकती। स्पेसिफिकली जो लाइम प्लास्टर की वॉल्स होती हैं, वो उसकी स्क्रैपिंग्स आप यूज करते हो। क्यों लाइम प्लास्टर की वॉल्स, क्योंकि वो कंटेन करती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कंटेन करती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करती है, और इसी वजह से वो न्यूट्रलाइज करती है किसे, ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। तो एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो प्राइमरी स्टेप लिया जाना चाहिए, वो वॉल स्क्रैपिंग्स यूज करके हम ले सकते हैं, ठीक है। सो लाइम प्लास्टर वॉल होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सैलिक एसिड न्यूट्रलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विस्कोसिटी कैन बी आइडेंटिफाई बाय पाइकोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑस्मोमीटर, रेहेनोमीटर। सो रेहेनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि किसी भी लिक्विड को फ्लो होने नहीं देता, या फिर फ्लो का रेजिस्टेंस होता है ये, है ना, जो कि रेहेनोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे पानी और हनी को आप देखोगे तो पानी बहुत ईजीली फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो विस्कस नहीं है, पानी बहुत ही ज्यादा फ्लोई नेचर का होता है। लेकिन आप हनी को फ्लो करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत स्लोली फ्लो होगा, या तो फ्लो होने में दिक्कत होगी उसको, मतलब रेजिस्टेंस हो रही है, रेजिस्टेंस इन दी फ्लो,
है ना, तो वो कहलाता है हमारा विस्कोसिटी। अब इसको हम राइनोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। बाकी जो और ऑप्शंस है उनके बारे में भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है। जो पाइकोमीटर है वो डेंसिटी डिटेक्ट करता है, डेंसिटी डिटेक्ट करने का काम करता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी या फिर वाटर एयर में कितना है ये डिटेक्ट करने का काम करता है। ऑस्मोमीटर क्या करता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एल्यूमिनियम फॉस्फाइन कैन बी टेस्टेड बाय स्कॉट टेस्ट, रेनिश टेस्ट, गिजिट टेस्ट एंड नेगम टेस्ट, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जो एल्यूमिनियम फास्फाइड है एक तरीके का क्या है, ये पेस्टिसाइड है, ठीक है, एक तरीके का ये पेस्टिसाइड है। ओके, अब ये पेस्टिसाइड हम डिटेक्ट करते हैं गिजिट टेस्ट के थ्रू। अब ये जो गिजिट टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर, जैसे ही गिजिट टेस्ट हम यूज़ करते हैं, अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइन है तो वो फॉस्फाइन गैस जनरेट करती है। क्या करती है, फॉस्फाइन गैस जनरेट करती है, जिसको हम PH3 भी कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन के थ्रू फॉस्फाइन गैस जनरेट करेगी। बेसिक रिएक्शन क्या है, बेसिक रिएक्शन आपके एल्यूमिनियम फॉस्फाइड अगर प्रेजेंट है तो किसके प्रेजेंस में, ये HCl के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है। HCl किससे इंटरैक्ट करता है, HCl और जिंक से इंटरैक्ट करता है। और कैसा प्रिसिपिटेट या फिर जैस कैसा कलर क्रिएट करेगा, ग्रेइश ब्लैक कलर, ग्रेइश ब्लैक कलर, जो कि पॉजिटिव होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइन के लिए, ठीक है। अब ये भी रिमेंबर कर लो, ये भी याद कर लो भाई कि स्कॉट टेस्ट में क्या हो रहा है। स्कॉट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम, स्कॉट टेस्ट कोकेन के लिए, स्कॉट टेस्ट कोकेन के लिए। रेनिश टेस्ट किसके लिए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। इसके अलावा इस टेस्ट का कोई एज सच कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, यूज नहीं है, तो इस वजह से इसे स्किप करो, ठीक है। रेनिश टेस्ट, स्कॉट टेस्ट एंड गिजिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज यूज्ड एज एंटी कॉकिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा इथाइल लेड। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप सभी को बताया कि जो टेट्रा इथाइल लेड है, लेड का प्रेजेंस किसमें, पेट्रोलियम में हमने देखा। अब मैंने क्या बोला था, गैसोलीन में हम क्या ऐड कर रहे थे, टेट्राइथाइल लेड, क्यों, इंजन के इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली जो एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं, कॉकिंग का मतलब होता है, इंजन कॉकिंग का मतलब होता है कि जो इंजन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है किसी मशीन में, तो एंटी कॉकिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जो कि टेट्राइथाइल लेड और CMT दोनों ही है। तो बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो CMT है, CMB बोल दिया आई थिंक मैंने, CMT का फुल फॉर्म क्या है, साइनो साइनोपेंटा डाइइनाइल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं CMT, CMT तो साइनो पेंटा डाइइनाइल मैंगनीज ट्राई कार्बोनिल, ये फुल फॉर्म है इसका। और ये भी एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट हम यूज करते हैं, क्योंकि जो टेट्राइथाइल लेड है, टेट्राइथाइल लेड है, वो इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, इसी वजह से उसको हम CMT से रिप्लेस करते हैं। बट ये दोनों ही एंटी कॉकिंग एजेंट के तरह पे यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, फिनोफ्थलीन इज कार्सिनोजेनिक इंडिकेटर, इंडिकेटर एंड लेग्जेटिव इंडिकेटर है, ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक है। जब आप टाइट्रेशंस करते हो
स्कूल में, तब से पता है कि भाई फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा लेग्जेटिव भी होते हैं फिनोफ्थलीन्स। लेग्जेटिव का मतलब क्या, जो बॉल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, जो बॉल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं उनको लेग्जेटिव कहते हैं। बट उतनी सेफ लेग्जेटिव फिनोफ्थलीन थे नहीं, इस वजह से अब हम उनको यूज़ नहीं करते। बट लेग्जेटिव प्रॉपर्टी भी होती है फिनोफ्थलीन के पास, इसी वजह से ऑप्शन बी एंड सी बोथ आदि करेक्ट ऑप्शन। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने कवर कर लिए इन 60 क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के थ्रू। आपके जो फॉरेंसिक फैक्ट एग्जामिनेशन है केमिकल साइंसेज जो इलेक्टिव है उसके लिए, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि ऐसे हम चंक्स बाय चंक्स प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको भी थोड़ी सी एनर्जी रहेगी थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर। अदरवाइज ये पहले ही आपको बोरिंग और लेंदी लगने लग जाएगी। इसी वजह से इन द small video we will discuss important things related to your fact examination, related to these questions जो अभी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आपको इन कुछ 10 दिनों को लाइटली नहीं लेना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फैक्ट की रैपिड प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और रैपिडली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपना रिविजन कर ले और वो भी क्लासेस ज्वाइन कर ले इफ दे नीड इट। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सी यू ऑल, बाय।